हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एल्डिहाइड का विरचन और कीटोन का विरचन देखा था। एल्डिहाइड को कैसे बनाया और कीटोन को कैसे बनाया, उसके लिए अलग अलग हम लोगों ने अभिक्रिया देखी। अभिक्रियाओं में अभिकर्मक अलग अलग थे, ठीक है ना। फिर मैंने आप लोगों को जो है होमवर्क दिया था, उदाहरण 12.1 और पाठ्य निहित प्रश्न, तो वो आप लोगों को जो है खुद मेहनत करनी है, ठीक है ना। उसमें से मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता सकता हूँ। जैसे कि चौथा है इथेन नाइट्राइल और उससे बना है इथेनॉल। अब इथेन नाइट्राइल जो है वो नाइट्राइल है, इथेनॉल मतलब कि वो एल्डिहाइड है, अर्थात हम लोगों ने नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाया है। अब आपको याद करना पड़ेगा कि आप लोगों ने नाइट्राइल से एल्डिहाइड कहाँ बनाया था। तो सबसे पहले एल्डिहाइड बनाया था, मतलब कि एल्डिहाइड की बनावट देखनी पड़ेगी। अब एल्डिहाइड की बनावट जो है हम लोगों ने मुख्य रूप से 3 तरीक़ों से देखी थी। उसमें पहला एसिल क्लोराइड था, दूसरा नाइट्राइल और एस्टर था। तो दूसरा नाइट्राइल और एस्टर के अंदर नाइट्राइल की ये प्रक्रिया आपको याद करनी पड़ेगी कि नाइट्राइल से हम लोगों ने एल्डिहाइड बनाया था, ठीक है। तो उसमें कौन सी प्रक्रिया होगी कि भाई स्टीफन अभिक्रिया होगी वह, कि भाई या तो फिर जो दूसरी प्रक्रिया थी डीबाल एच वाली वो होगी। तो हम लोग दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही जो है वो सही हैं, क्योंकि दोनों ही नाइट्राइल से एल्डिहाइड जो है हमको देती है, इसलिए। और यहाँ पर कोई प्रॉपर चीज़ नहीं दी गई है, इसीलिए हम लोग डीबाल एच भी लिख सकते हैं, ओके। तो इसी तरह से अलग अलग जो है हम लोग अभिकर्मकों का इस्तेमाल करते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन को जो है वो बना लिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है इस चैप्टर में लास्ट में है, इसलिए अभी हम लोग जो है एल्डिहाइड और कीटोन की बनावट देखने के बाद एल्डिहाइड और कीटोन की जो है हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को देख रहे हैं। तो हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है (12.4) एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं अलग अलग प्रकार की हैं। तो पहले हम लोग वो रासायनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे, फिर उसके बाद जो है उसका उपयोग समझेंगे और भी नई नई रासायनिक अभिक्रियाओं को समझेंगे। तो पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि वो कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं। पहला है नाभिक रागी यौगज अभिक्रिया। देखो ये एसएन प्रक्रिया नहीं है, वो था नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ये है नाभिक रागी यौगज। यौगज मतलब कि जुड़ता है, उसमें क्या था प्रतिस्थापन, मतलब कि एक दूर होता है और दूसरा जुड़ता है। यहाँ पे यौगज का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ नाभिक रागी आकर जुड़ेगा, ठीक है। अब नाभिक रागी यौगिक अभिक्रियाओं को हम लोग कैसे समझाएंगे, तो उसकी पहले हम लोग क्रियाविधि समझते हैं। नाभिक रागी ध्रुवीय कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र पर उस दिशा से आक्रमण करता है जो कार्बोनिल कार्बन के sp2 संकरित कक्षकों के तल के लगभग लंब पर होता है। तो हम लोग पहले तल बनाते हैं। ये मैंने बना लिया समतल, ठीक है। अब समतल पर कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन है, जिस पर ये परमाणु नीचे की तरफ जा रहा है, ये परमाणु ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये ऐसा बता रहे हैं कि भी नाभिक रागी जो है वो ध्रुवीय कार्बोनिल कार्बन को समतल के लंबवत उसके साथ जो है आक्रमण करेगा।
लंबवत मतलब कि जैसे कि ये है समतल, समतल के ऊपर आएगा। ठीक है, अब ये कार्बन जो है sp2 संकर्ण वाला है। ठीक है, लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल या केंद्रानुरागी इस कार्बन पर जुड़ जाएगा तो देखो कैसी संरचना होती है, और बताओ कि कौन सा संकर्ण होगा। ये कार्बन है, और इसके ऊपर से जो है ये केंद्रानुरागी आया हुआ है, जिसको हम लोग नाभिक रागी कहते हैं। अब स्वाभाविक है कि ये संयोजकता कहाँ से आई होगी कि भाई नाभिक रागी के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसने आबंध बना लिया। तो ये वाला जो है बॉन्ड डबल बॉन्ड की जगह सिंगल क्यों हो गया? क्योंकि कार्बन की संयोजकता को 4 बनाए रखने के लिए ये डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर स्थानांतरित होकर इसे नेगेटिव बना देते हैं। अब देखो कार्बन कौन सा संकर्ण हो गया है? sp3। ये पहले कौन सा संकर्ण था? sp2। अभी कौन सा संकर्ण हो गया है? sp3। sp3 संकर्ण हो जाने से इसका आकार कैसा होगा? चतुष्फलकीय। यह है पहला स्टेप, स्टेप 1, जो होता है स्लो, मंद स्टेप। अब चतुष्फलकीय इसने जो है जो बनाया, इसे हम लोग कहते हैं अल्कोक्साइड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। ये मध्यवर्ती है। ये मध्यवर्ती अभिक्रिया माध्यम से एक प्रोटॉन प्राप्त करके विद्युत उदासीन उत्पाद देता है। अब ये माध्यम से मतलब कि अंदर से ही ये H+ को प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो स्टेप है ना, दूसरा स्टेप, वो फास्ट है, क्योंकि ये अल्कोक्साइड ऑक्सीजन माइनस है, इसलिए तुरंत प्रोटॉन को क्या कर देगा? प्राप्त कर लेगा। और प्रोटॉन को प्राप्त करने के बाद अब उसका चित्र कैसे बन जाता है? तो इस तरह से हम लोगों को जो उत्पाद मिला वो यौगज उत्पाद है, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ दूर होती नहीं है। और अब ये क्या हो गया? विद्युत रूप से उदासीन, क्योंकि ये विद्युत रूप से ऋण था, ये विद्युत रूप से धन था। आकर्षण होने के बाद ये उदासीन हो गए हैं, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 प्रकार के जो है परमाणु जुड़े हैं। एक तो नाभिक रागी आके खुद जुड़ा है, और दूसरा जो है वो हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। ये था नाभिक रागी यौगज अभिक्रिया, इसमें सिर्फ योग ही हुआ। नेक्स्ट, दूसरी अभिक्रिया। दूसरा है कि भाई अभिक्रियाशीलता। हम लोगों को देखना है कि कौन सा जो है अभिकर्मक तुरंत प्रक्रिया करता है और कौन सा कठिनाई से प्रक्रिया करेगा। इलेक्ट्रॉनिक व त्रिविम प्रभाव के कारण नाभिक रागी यौगज अभिक्रियाओं में एल्डिहाइड कीटोनों की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। मतलब कि जब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों की तुलना करेंगे तो एल्डिहाइड जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि एल्डिहाइड में इलेक्ट्रॉनिक व त्रिविम प्रभाव देखने को मिलता है। इस तरह से वह नाभिक रागी यौगज अभिक्रिया तो करेंगे, लेकिन एल्डिहाइड की अभिक्रियाशीलता अधिक है, जबकि कीटोनों की अभिक्रियाशीलता कम है। त्रिविम रूप से नाभिक रागी के कार्बोनिल कार्बन तक पहुंचने में कीटोनों में उपस्थित 2 सापेक्षिक बड़े प्रतिस्थापित समूह एल्डिहाइड की अपेक्षा अधिक बाधा उत्पन्न करते हैं। स्वाभाविक है कि जब हम लोग कीटोन लिखते हैं तो कीटोन में 2 अल्किल होते हैं, ठीक है। इसलिए नाभिक रागी को आने के लिए ये 2 अल्किलों के साथ बीच में आ जाते हैं। मतलब कि ये जो है ना, ये एक तरह का अवरोध उत्पन्न करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। इस तरह से नाभिक रागी इन 2 अल्किनों को पार नहीं कर पाता, जबकि एल्डिहाइड में एक ही अल्किन होता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये था। इलेक्ट्रॉनिक रूप से एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, क्योंकि कीटोन में उपस्थित 2 अल्किल समूह कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रक्रिया को एल्डिहाइड की तुलना में कम कर देते हैं। अब कीटोन में कैसा होता है कि 2 अल्किल जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन अनुरागी जो है वो प्रकृति का रखते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन अनुरागी प्रकृति को ये क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो 2 अल्किल समूह कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन अनुरागी प्रकृति को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं।
इस तरह से एल्डिहाइड की अभिक्रियाशीलता अधिक है जबकि कीटोन की अभिक्रियाशीलता कम है। चलो आगे नेक्स्ट क्या है? नाभिक रागी यौगज और नाभिक रागी यौगज विलोपन अभिक्रिया। एक है नाभिक रागी यौगज और दूसरी है नाभिक रागी यौगज विलोपन, दोनों है। अभिक्रियाओं के उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें हम लोग जो है टोटल जो है वो पांच उदाहरण देखने वाले हैं। उसमें पहला है हाइड्रोजन साइनाइड का संयोजन, HCN के साथ उसका जुड़ जाना। एल्डिहाइड व कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड से HCN से अभिकृत होकर संगत साइनोहाइड्रिन देते हैं। शुद्ध HCN के साथ यह अभिक्रिया बहुत धीमी होती है, अतः यह क्षार द्वारा उत्प्रेरित की जाती है और जनित साइनाइड आयन प्रबल नाभिक स्नेही कार्बोनिल यौगिकों पर संयोजित होकर संगत साइनोहाइड्रिन देते हैं। साइनोहाइड्रिन उपयोगी संश्लेषी मध्यवर्ती होता है। तो हम लोग साइनोहाइड्रिन बनाएंगे दो स्टेप में कि भाई इसमें कहा गया कि भाई हाइड्रोसाइनाइड की पहले हम लोग जो है वो प्रक्रिया करने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में मुख्य चीज़ होती है कार्बोनिल, इसलिए हम लोग यहाँ पर कार्बोनिल के साथ ही प्रक्रिया करेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया जो है ना वो दो स्टेप में होगी। सीधा कार्बोनिल हाइड्रोजन साइनाइड के साथ प्रक्रिया नहीं करेगा क्योंकि ये प्रक्रिया जो है वो धीमी है। इसीलिए पहले हम लोग क्षार के साथ प्रक्रिया करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है आगे प्रक्रिया करेंगे। कैसे? कि भाई कार्बोनिल समूह की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ प्रक्रिया धीमी होती है, इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड के साथ सीधा प्रक्रिया न करते हुए पहले हाइड्रोजन साइनाइड की बेस के साथ क्षार के साथ प्रक्रिया करते हैं। जिससे क्या होता है कि यहाँ का H प्लस OH माइनस के साथ जुड़ जाता है। H प्लस OH माइनस के साथ जुड़ जाएगा तो H2O, यहाँ से H प्लस गया है, अर्थात हाइड्रोजन और साइनाइड के बीच का ये जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन के अंदर जो हाइड्रोजन का खुद का इलेक्ट्रॉन था वो लेकर नहीं जाता है, वो ऐसे ही चला जाता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाते हैं? साइनाइड के पास, और इस तरह से वो कौन सा आवेश बनाता है? ऋण आवेश बनाता है। अब ये साइनाइड जो है, ये जो ऋण आवेश है वो कार्बोनिल कार्बन के साथ नाभिक रागी के तौर पर अभिक्रिया करता है, नाभिक रागी ऋणावेश वाला और इलेक्ट्रॉन युग्म वाला। तो क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में रूपांतर हो जाएगा और ये जो खुली हुई संयोजकता है वो साइनाइड के साथ बन जाएगी। अर्थात ऐसा होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है उसका पाई इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों ऑक्सीजन के साथ चले जाते हैं, इसलिए ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाता है। तो फिर आप लोग बोलोगे कि ये आबंध कहाँ से आया? तो ये आबंध को बनाने के लिए इस साइनाइड ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल किया है। इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर चतुष्फलकीय मध्यवर्ती मिलता है। अब आगे ये जो एल्कोक्साइड मिला है, ये एल्कोक्साइड जो है वो तुरंत प्रक्रिया करता है प्रोटीन के साथ, H प्लस के साथ, और इस तरह से ये हम लोगों को देता है यौगिक। इसको हम लोग कहते हैं साइनोहाइड्रिन। बोलो समझ में आया? ये साइनोहाइड्रिन। तो कार्बोनिल समूह हाइड्रोजन साइनाइड के साथ सीधा प्रक्रिया नहीं करता, इसलिए पहले उसकी बेस के साथ प्रक्रिया करनी पड़ती है। उसके बाद ये नाभिक रागी मिलता है साइनाइड। ये नाभिक रागी के साथ हम लोग कार्बोनिल की प्रक्रिया करेंगे तो ये आक्रमण करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा,
ये चतुष्फलक के मध्यवर्ती बनेगा और प्रोटीन इसके साथ जुड़ जाएगा। ये अल्कोक्साइड और ये प्रोटीन जुड़ गए। ये प्रक्रिया अभी हम लोगों ने आगे देखी थी 5 मिनट पहले, वही प्रक्रिया का उदाहरण है। चलो नेक्स्ट है सोडियम बाइसल्फाइड का संयोजन। सोडियम बाय सल्फाइड NaHSO3 NaHSO3 के साथ प्रक्रिया करेगा। अल्डिहाइड एवं कीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ संयुक्त होकर यौगज उत्पाद देते हैं। त्रिविमीय प्रभाव के कारण साम्यावस्था की स्थिति अधिकांश अल्डिहाइडों के लिए दाईं ओर तथा अधिकतर कीटोनों के लिए बाईं ओर होती है। लेकिन लिखने में दाईं ओर और बाईं ओर ऐसा सब हम लोग नहीं देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड यौगज उत्पाद जल में अविलेय होता है, जो तनु खनिज अम्लों अथवा क्षार के साथ अभिक्रिया कर पुनः मूल कार्बोनिल यौगिकों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए यह अल्डिहाइडों के पृथक्करण व परिष्करण के लिए उपयोगी होता है। तो ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड यौगज है, वो उत्पाद जो मिलेगा हमको, वो जल में अविलेय होता है। और जो जल में अविलेय होगा, जो तनु खनिज अम्लों अथवा क्षार के साथ अभिक्रिया कर सकता है और फिर से वापस कार्बोनिल यौगिकों में रूपांतर हो सकता है। ठीक है, इसलिए अल्डिहाइड और कीटोनों को अलग करने के लिए या तो वापस प्राप्त करने के लिए ये प्रक्रिया उपयोगी होती है। तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में मुख्य चीज़ होता है कार्बोनिल सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ऐसा अल्डिहाइड और कीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब प्रक्रिया करेंगे तब दो हिस्से हो जाते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन नेगेटिव होता है जिसके साथ सोडियम पॉजिटिव जाएगा, कार्बोनिल कार्बन पॉजिटिव होता है जिसके साथ HSO3H माइनस जुड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग NaHSO3 लिखते हैं तो इसके दो हिस्से हो जाते हैं, ये प्लस और ये माइनस। तो SO3H जो है हाइड्रोजन तो इसके कार्बन के साथ नहीं जुड़ सकता, संयोजकता कम होती है, एक ही होती है। सल्फर जुड़ सकता है, इसकी संयोजकता 6 होती है। ठीक है, ये जुड़ गया। अब प्रोटॉन अंदर अंदर स्थानांतरण होंगे, ये इसके स्थान पे जाएगा, सोडियम इसके स्थान पे आएगा, ये OH हो जाएगा और ये SO3Na हो जाएगा। ये है बाइसल्फाइड यौगज यौगिक जो है क्रिस्टलीय होता है। ठीक है, तो ये इसके साथ सोडियम बाइसल्फाइड का जो है यहाँ पर संयोजन हो जाता है। अब इसके आगे की जो 3 प्रक्रियाएं हैं, वो 3 प्रक्रियाओं को हम लोग जो है वो बाद में समझेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं जो है दूसरा वीडियो जो है वो रख दूँगा।